हमारे भारत की जो जनता है उसे फिल्मों का बड़ा शौक है। तो चाहे कोलकाता हो, हैदराबाद हो, मद्रास, तमिलनाडु हो या मुंबई हो या दिल्ली हो, ये हम जो अलग अलग भाषाओं की जो फिल्में देख करके बड़ा आनंद लेते हैं, वही ज़माना अब मीडिया की तरफ, यानी कि न्यूज़ चैनल, सोप ओपेरा जैसे सास बहू, और अब सोशल मीडिया पे इस तरीके का जो हम रोज़ देख रहे हैं, ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट बन गया है, जबकि हकीकत में कहीं किसी के ज़िंदगी का सबब है। कि शाहरुख आरोपी की एक छोटी बहन भी है, और आप लोगों को जान के अचंभा होगा कि शाहरुख की माँ, उसका भाई और उसकी छोटी बहन, उन्हें वो जगह छोड़ के जाना पड़ा, दुमका छोड़ के जाना पड़ा, भागना नहीं पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा। और उसका कारण ये था कि वहाँ निकलने वाले जुलूस और रैली, जिसको कहा जाता है अंकिता सिंह के फेवर में, उसमें नारे लग रहे थे कि जो अंकिता के साथ हुआ वो शाहरुख की छोटी बहन के साथ होना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल आप वही बात कर रहे हैं कि जो एक जाहिल गंवार, अनपढ़ क्रिमिनल करता है। अगर मैं 2 मिनट के लिए इस चर्चा में ये कह भी दूं क्या शाहरुख ने बहुत गलत किया, अभी मुझे नहीं पता, कोर्ट का निर्णय बाकी है, शायद ना भी किया, लेकिन अगर उसने गलत किया तो फिर आपने उसकी छोटी नाबालिग बहन के बारे में वही बात करके आप लोगों ने क्या किया? क्या आप लोग भी शाहरुख की तरह इस समय दुमका जेल में पेश ना कर दिए जाने चाहिए? नमस्कार साथियों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निशांत वर्मा जी, जिन्हें आप लगातार डिबेट शो में, जो मुख्यधारा की मीडिया के डिबेट शो होते हैं, उसमें देखते होंगे। ये राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जाने जाते हैं और ये लीगल एडवाइज़र भी हैं, और कई सारे इनके गुण हैं जो आप इनसे वाकिफ़ होंगे। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं इनसे, हम बात करने वाले हैं अंकिता और शाहरुख का जो मामला दुमका में पेश आया, जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर के राजनीति की गई, और कहीं ना कहीं जो मीडिया ट्रायल हुआ उसके बाद शाहरुख को दोषी बना दिया गया। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि निशांत वर्मा जी जो हैं वो शाहरुख की तरफ से उनका केस लड़ने वाले हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो हम पूछ लेंगे, लेकिन वो लड़ने वाले हैं उनका केस। तो क्या सोच करके निशांत वर्मा जी ने शाहरुख का केस पकड़ा है, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले धन्यवाद बोलता भारत और भारत। देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब मैंने कोई ऐसा केस हाथ में लेने की तवज्जो, कोशिश और मेहनत करने की ठानी है जहाँ पे अन्याय होता हुआ मुझे शुरुआत से दिख रहा हो। इससे पहले भी मैंने कई मामले सुप्रीम कोर्ट तक में लड़े हैं, जैसे कि 3 तलाक का जो बिल आया था उसको 1.5 वर्ष तक मैं लड़ता रहा, और बहुत सारे केसेस हैं। शाहरुख और अंकिता के मामले में जो मैंने देखा, आप सब ने टीवी पे देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, सोशल मीडिया में पढ़ा, और जब मैं उसकी तह तक गया तो मुझे 2-3 चीज़ें सही नहीं लगी। सबसे पहली चीज़ तो ये सही नहीं लगी कि अगर कोई शक के दायरे में है, और क्योंकि मैं लीगल एक्टिविज़म 25-30 सालों से करता आया हूँ, अर्थात मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ता आया हूँ लोगों के लिए, अपने लिए, तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी कि अगर कोई आरोपी है तो आप उसको गुनहगार मान लेंगे। देखिए, मीडिया ट्रायल की आपने बात करी, सोशल मीडिया में लोगों के मंतव्य जो छपते और दिखते हैं वो अपनी जगह हैं, कानून अपनी जगह है। मुख्यतः यदि कोई आरोपी है तो फिर उसके बाद जांच एजेंसी अपना काम करे, सरकार, प्रशासन और फिर फाइनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर साबित करें कि ये आरोपी जो है ये गुनहगार है। और जब कोर्ट उसको मान्यता अपने जजमेंट और ऑर्डर के थ्रू देती है कि हाँ, फलां व्यक्ति जो आरोपी था वो गुनहगार है, तब ही उसे गुनहगार की संज्ञा दी जा सकती है। हमारा सवाल ये है कि आपको कब लगा और क्या ऐसा लगा कि इस केस में कि आप इसमें मतलब दिलचस्पी लिए और आप इस केस को लड़ने के लिए मतलब पूरी तरीके से तैयार हो गए? ऐसा क्या इस केस को लेकर के जो स्टेटमेंट आया सुनने के बाद क्या लगा आपको? देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक तो हूँ ही। झारखंड पे सरकार को लेके वैसे भी नज़र मेरी बनी हुई थी, और उस दरमियान जब अंकिता और शाहरुख का प्रकरण सामने आया और फिर उसको फ़ौरन, एक तरीके से मेरी भाषा में कहा जाए तो रफ़ा दफ़ा करने की जो कोशिश थी, उस पर्टिकुलर मोड़ ने मुझे अपील किया, अट्रैक्ट किया कि यहाँ कुछ तो गलत है।
और जब मैंने फ़ौरन उसके तह तक घुसने की कोशिश करी, जो उस समय तक की जानकारी थी, उससे तो मुझे यही समझ में आया कि एक आरोपी को पुलिस, आम जनता, मैं आम जनता मतलब राइट विंगर्स की बात कर रहा हूँ, वो लोग सब मिलकर के एकदम से उसको गुनहगार ठहरा दिए। बस यहीं आकर के मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मेरा मन किया कि इसकी तह तक जाऊं। धीरे धीरे आगे बढ़ते मुझे ये समझ में आया कि इसमें अंकिता की जो बातें मैंने सुनी और जो पेपर वर्क, जो भी कुछ मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल था, उसको मैंने पढ़ा और फिर उसके बाद शाहरुख की पूरी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने ली, मैं समझ गया कि यहाँ पे ये रफ़ा दफ़ा करने का मामला है, हिंदू मुसलमान करने का मामला है, राजनीति को भड़काने का मामला है। और मैं जानता था कि दुमका में शायद कोई भी राजनीति देखने को ना मिले जितनी आप लोगों को सोशल मीडिया और टीवी मीडिया में देखने को मिलती है, और हकीकत यही निकल रही है धीरे धीरे। लेकिन जो जनता है या फिर मीडिया का बहुत बड़ा तबका या राजनीतिक पार्टियों का तबका ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अंकिता ने खुद बयान दिया है, जब वो उनकी डेथ होने से पहले जो उनका लास्ट वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पर वो बयान देते हुए नज़र आई हैं कि शाहरुख ही दोषी है, वो मतलब वो शाहरुख ने ही उसे जलाया है। इसके बाद जनता और आप कह सकते हैं राइट विंगर या उनके समर्थन में जो लोग खड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि इस केस में आखिर आप लोग क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, जब लड़की ने अपना बयान दे दिया है। तो आपके सवाल के दो भाग हैं। मेरी नज़र में पहला भाग है कि हमने सब ने मरहूम स्वर्गीय अंकिता कुमारी राजपूत, अंकिता सिंह राजपूत, जो भी नाम है उनका, उसको लेकर के कई सारे वीडियो हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखे। और जब मैं कहता हूँ कई सारे वीडियो, अर्थात कई लोगों द्वारा, यूट्यूब चैनल्स द्वारा या मेन स्ट्रीम मीडिया या राइट विंगर्स या पहचान इत्यादि लोगों द्वारा बनाए गए अंकिता के कई सारे वीडियो उनकी मृत्यु के पूर्व जो बने और सोशल मीडिया में वायरल हुए, उन्हें आप सबने और मैंने भी देखा। और फाइनली जो उनका डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाएगा, यानी कि जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब और अन्य प्रशासन के अधिकारी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और उनसे जानकारी अर्जित कर रहे हैं, जिसको डिक्लेरेशन कहा जाता है, वो वीडियो भी आप लोगों ने देखा। अब आप में से किस किस ने एक से अधिक वो वीडियो देखा? यदि आपने एक से अधिक वीडियो देखा तो एक आध बातों को छोड़ करके कई सारी बातों में, अंग्रेजी में शब्द होता है कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि वो कहीं ना कहीं टकराव है उन बातों में। उदाहरण के तौर पे, जब लड़की खुद अपने एक से अधिक वीडियो में ये कहती है कि जब आग उसको फील हुई, यानी कि पीठ में जलन उसको जब महसूस हुई, तब वो बिस्तर से उठी, उसने खिड़की खोली और फिर बाहर देखा तो फलां कपड़े पहने, फलां चीज़ हाथ में लिए शाहरुख खड़ा था। ये बात आपने देखी। लेकिन जब उसके पिताजी का वीडियो आप देखते हैं, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन संजीव कुमार सिंह उर्फ पिता का नहीं है, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिता ने ही अपनी बेटी को बचाया, अस्पताल ले गए, और पिता का कहना ये है, वीडियो में है, कि जैसे ही लड़की जलना शुरू हुई वो दौड़ती हुई पिता की तरफ आई और उसको जिस किसी भी तरीके से आग बुझाई गई और फिर आगे बढ़ाया गया। इसी तरीके से अंकिता के दादाजी जब अपनी बात रखते हैं तो अंकिता के दादाजी भी ये कहते हैं, कई वीडियोस में है, कि जैसे ही लड़की जलना शुरू हुई फौरन पता चल गया और फौरन वो भागती हुई हम लोगों के पास घर में अंदर की तरफ आई जहां ये लोग थे। तो सवाल ये उठता है कि डाइंग डिक्लेरेशन कहें या अन्य वीडियो जो अंकिता के थे, जिसमें अंकिता खिड़की खोलती है, फिर बाहर झांकती है और फिर उसको, तो फिर या तो पिताजी झूठ बोल रहे हैं, या दादाजी की याददाश्त में कुछ परेशानी है, और या फिर अंकिता, जब हम और आप जिसको मृत्यु शैया कह करके इस समय कह रहे हैं कि वो डाइंग हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि अंकिता के जब ये वीडियोस लिए गए थे तब उसे 10% भी शंका थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से उसे कॉन्फिडेंस था कि वो ज़्यादा जली भी नहीं है, इतना कोई बड़ा मामला भी नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो बड़े आराम से अपनी बातें रख रही थी और कह रही थी। हाँ, उनमें डिफरेंसेस आ रहे थे, वो बात और है कि जब डाइंग डिक्लेरेशन जिसको आप कहते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया और आप लोगों ने देखा होगा
मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर उस लड़की ने अपने मुंह से अपनी जन्म की तिथि दी है, बताई है, और आप लोगों ने सुनी भी है। अपने मुंह से जब कोई व्यक्ति अपना जन्म तिथि बताता हो और उसके बाद यदि उसके मार्कशीट में, जो कि स्कूली मार्कशीट है, उसके बाद उसके आधार कार्ड में और अन्य कागज़ों में यदि वही तारीख अलग अलग तारीखों की तरह बयां होती हो, तो फिर मैं नहीं मानता कि वो लड़की की बात को मैं सच ना मानूं। मैं तो ये चाहूँगा कि कानून भी उस लड़की की हर वो बात जो उस लड़की ने कही, यदि अपने डाइंग डिक्लेरेशन में सत्य मानती है कि अगर लड़के ने उसको जलाया और इस वजह से उसकी मृत्यु हुई, यानी कि शाहरुख का नाम लेके, तो फिर उसके जन्म तारीख को वही वीडियो में, वही कानून के तहत, वही कानूनी अधिकारी, चाहे प्रशासन में हो या कोर्ट में हो, वो अलग कैसे मान सकते हैं, अर्थात पॉक्सो की धाराएं कैसे लगती हैं। तो जब ये कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, यानी कि कुछ बातों में फेर दिखे, डिफरेंस दिखे, अलग अलग चीज़ एक ही दिशा में जाती दिखती हो या एक ही बात अलग अलग दिशाओं में जाती दिखती हो, तो फिर शंका खड़ी होती है, सवाल खड़े होते हैं। समाधान तो सिर्फ कोर्ट में होता है। आप जैसे आपने बताया कि आप जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक में कई सारे केस लड़ चुके हैं, लीगल केसेस लड़ चुके हैं, लेकिन दुमका में ये देखा गया था कि जैसे ही ये मामला सामने आया, वहाँ का जो बार काउंसिल था उसने ऐलान कर दिया कि ये मीडिया के द्वारा खबरें आई हैं कि कोई भी जो है वो शाहरुख की तरफ से केस नहीं लड़ेगा। ये आप एक लीगल एक्टिविस्ट होने के नाते इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये लीगल प्रोफेशन के हित में नहीं है बात, पर ये कोई पहली बार नहीं हुआ। दुमका में मेरे ख्याल से श्री विजय सिंह हैं, अगर मैं नाम सही जानता हूँ, जो बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उनका इंटरव्यू भी मैंने देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी बार एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया है कि शाहरुख का केस और नईम का, यानी छोटू का केस कोई नहीं लड़ेगा। पर ये देश में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई अलग जगहों पे, हैदराबाद हो या अन्यथा, हमने ये देखा है कि जब ऐसा कोई मामला सामने आता है तो समाज में रहने वाले ही ये वकील एकदम से अपने आप को एसोसिएशन के तौर पे इससे अलग कर देते हैं। लेकिन मैं इस बात को सही इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये तो वही बात हो गई, कोई डॉक्टर की एसोसिएशन कहे कि हम इलाज नहीं करेंगे। देखिए, संविधान में जो आरोपी है उसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, और जो पीड़ित है, पीड़िता का परिवार है, उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। सरकार उनकी तरफ से भी लड़ती है। लेकिन अगर नेचुरल जस्टिस की बात करी जाए, जो कि संविधान सर्वोपरि उस चीज़ को रखता है कि नेचुरल जस्टिस मिलनी चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर खुद वकील लोग अगर अपने आप को ऐसी प्रथा से डाल देंगे, ऐसी प्रथा में डाल देंगे कि उनका मन करेगा तो वो केस नहीं लड़ेंगे पूरी एसोसिएशन, ये गलत प्रथा है। और ये सती प्रथा अब ख़त्म होनी चाहिए हमारे देश में। क्योंकि अब आप देखिए, मुझे दिल्ली से और हमारे मित्र को बम्बई से और हम लोगों को वहाँ से झारखंड आना पड़ रहा है कि किसी तरीके से मैं ये नहीं कहता कि जीतें या हारें, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में इन वकीलों की वजह से दुमका के जो हाथ धरने को तैयार नहीं हैं, जिन किन्हीं भी कारणों से, जो कि उनकी इच्छा भी हो सकती है, लेकिन एसोसिएशन की इच्छा होना ये गलत है। हमारा अगला सवाल ये है कि आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस केस से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ शेयर की थी और आपने कुछ हैदराबाद की घटना को याद दिलाया था, तो थोड़ा दर्शकों को क्लियर करिएगा, क्योंकि जिस तरह से खबरों को परोसा जाता है मुख्य धारा की मीडिया के द्वारा, वो कहीं ना कहीं दर्शकों के दिमाग में एक ऐसा काल्पनिक चित्र छाप देता है कि दर्शक ये समझने लगते हैं कि जो खबर दिया जा रहा है वही सही है। तो कोई एक दो एग्जांपल देकर के आप दर्शकों को थोड़ा समझाएं इस मामले को। देखिए, हमारे भारत की जो जनता है उसे फिल्मों का बड़ा शौक़ है। तो चाहे कोलकाता हो, हैदराबाद हो, मद्रास, तमिलनाडु हो, या मुंबई हो, या दिल्ली हो, ये हम जो अलग अलग भाषाओं की जो फिल्में देख करके बड़ा आनंद लेते हैं, वही ज़माना अब मीडिया की तरफ, यानी कि न्यूज़ चैनल, सोप ओपेरा जैसे सास बहू, और अब सोशल मीडिया पे इस तरीके का जो हम रोज़ देख रहे हैं, ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट बन गया है, जबकि हकीकत में कहीं किसी के ज़िंदगी का सबब है। अब हैदराबाद की जो आपने बात करी मित्र, तो
हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी बलात्कार और गैंग रेप और मर्डर केस हुआ था। और हम सबको याद है कि पुलिस वालों ने शिनाख्त और उसके बाद जो साइट पे ले जा कर के तहकीकात होती है वो करते समय चारों आरोपियों को वो पुलिस, वहाँ की हैदराबाद पुलिस, टोल टैक्स प्लाज़ा जहाँ पे यह हादसा कहा जाता था वहाँ पे ले गई और फिर एनकाउंटर कहा कि भाई एनकाउंटर करना पड़ा क्योंकि चारों आरोपी वहाँ से भाग रहे थे। मैं बहुत अच्छे से याद है मुझे कि उस समय मैं न्यूज़ 18 इंडिया के एक हिंदी न्यूज़ डिबेट के चैनल पे मैं एक इसी टॉपिक के ऊपर डिबेट में था। अमीश देवगन जो आप लोगों के बड़े फेवरेट एंकर हैं उनके शो पे, जहाँ सारे ही बड़ी राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता थे और मैं था। उस समय देश का माहौल इस तरह से था कि प्रियंका रेड्डी स्वर्गीय, जिसका गैंग रेप और बलात्कार हुआ, उसके चारों आरोपियों को पुलिस ने गोली मार करके भले ही एनकाउंटर कर दिया पर लड़की को और उसके परिवार को न्याय मिल गया। ये पूरे देश के अंदर एक लहर फैली थी उस समय और लोग कहते थे हाँ सही किया। और उस डिबेट में मैंने वॉकआउट कर दिया था ये कहते हुए सभी राजनीतिक प्रवक्ताओं को, दलों के प्रवक्ताओं को, कि हम कानून अगर इस तरीके से हाथ में लेंगे कि यदि कोई आरोपी है और उसको सज़ा अगर पब्लिक या पुलिस के हाथ में सज़ा देने का प्रावधान नहीं है। इस देश में सज़ा देने का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है, न्यायालय को है। और उस समय जो ये हादसा हुआ और पूरे देश के अंदर जो एक लहर चली कि बहुत अच्छा हुआ और इसी तरह करना चाहिए और ऐसे ही सड़क पे मार देना चाहिए, तब मैंने ये सवाल भी किया था वॉकआउट करने से प्रोग्राम से पहले कि क्या अब ये होगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई आरोप लगेगा तो कल जाके मैं वही करूं जो हैदराबाद पुलिस ने किया था और पूरा देश चिल्लाएगा वेरी गुड प्रधानमंत्री नो मोर? नहीं, ऐसी प्रक्रिया सही नहीं होती है। आज दुमका के अंदर भी यही हो रहा है। ठीक है, जो पीड़िता है उसने एक आरोपी बताया, ठीक है, बिल्कुल सही है, पुलिस ने अपना सही काम किया, उसको अरेस्ट किया, उसको जेल में डाला, एफआईआर करी, एसआईटी बनाई, चार्जशीट बनी, मामला न्यायालय में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके तरफ इनक्लाइंड पत्रकार, वहां की पुलिस, दुमका की पुलिस, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि सारी पुलिस, लेकिन कहीं ना कहीं नजरिया पुलिस की तरफ, प्रशासन की तरफ भी आता है। आम जनता तो, आज मैं गया दुमका, मुझे तो आम जनता में वहाँ कोई इस तरीके का माहौल मुझे नहीं दिखाई दिया कि सारे के सारे इस समय इस प्रकरण की वजह से परेशान है। दुमका अपने आप जिंदगी जी रहा है, चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब कुछ होता है और राइट विंगर्स, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघी लोग जिसको आप कहते हैं, हम अंधभक्त कहते हैं, ये जो उस तरीके का ड्रामा शुरू करते हैं कि बस यही हुआ है और अब दुनिया यही ख़त्म होने वाली है, उसकी वजह से प्रशासन पे असर पड़ता है। उस इलाके के बड़े बड़े नेतागण जब जाकर के प्रशासन को दबाने की कोशिश करते हैं, प्रशासन भी कहता है ठीक है। आज मुझे आप एक मीडिया चैनल, एक प्रिंट मीडिया, एक यूट्यूब मीडिया, एक सोशल मीडिया ऐसा बता दीजिए जहां पे शाहरुख को आरोपी कहा जाता हो और गुनहगार ना कहा जाता हो। ये माहौल जो बनाया है ये मुझे उसी हैदराबाद की याद दिलाता है जो प्रियंका रेड्डी केस में हुआ। माना कि इसके अंदर शायद एनकाउंटर जैसी तो कोई बात आएगी नहीं, लेकिन ये जो पब्लिक का मूड बदलने के लिए जो राजनीतिक कोशिश होती है, ये गलत है। मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी बात शाहरुख के परिवार वालों से कुछ हुई है? आप उनके परिवार वालों से अगर मिले होंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और कितने एजुकेट है, क्या समझ में आया? बातचीत अगर आप हुई है आपकी उनसे तो बताएं थोड़ा। जी, मेरी बातचीत दोनों परिवारों से है, शाहरुख के परिवार से भी है और नईम यानी कि छोटू के परिवार से भी है। फ़िलहाल कितनी पर बातचीत है, मुलाकात है, वो मैं मामला सब जुडिस है तो मैं उस तक रहना चाहूँगा। लेकिन हाँ, मेरी बातचीत है और उनके साथ सलाह मशवरा करके ही जो भी मैं अपनी तरफ से मेहनत और हमारी टीम की तरफ से जो कोशिश है शाहरुख और अंकिता और नईम तीनों को और उनके परिवारों को और दुमका को न्याय दिलाने की, इस मामले में वो कुछ सलाह मशवरे से ही हो रहा है। तो पहले सवाल का जवाब तो वो है। जहाँ तक आर्थिक परिस्थिति का सवाल है तो पहली बात तो जो मैंने समझा है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति
ना ठीक थी ना है, और जिन हालातों में इस समय उनके परिवारों को डाल दिया गया है, उनकी आर्थिक परिस्थिति बद से बदतर हो गई है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आरोपी दो हैं, नईम और शाहरुख, लेकिन उनके परिवारों के साथ इस तरीके से वहाँ का प्रशासन और संघी और संघी इंक्लाइंड मीडिया के लोग जो बिहेवियर कर रहे हैं, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि शाहरुख आरोपी की एक छोटी बहन भी है। और आप लोगों को जान के अचंभा होगा कि शाहरुख की माँ, उसका भाई और उसकी छोटी बहन, उन्हें वो जगह छोड़ के जाना पड़ा, दुमका छोड़ के जाना पड़ा। भागना नहीं पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा। और उसका कारण ये था कि वहाँ निकलने वाले जुलूस और रैली जिसको कहा जाता है अंकिता सिंह के फेवर में, उसमें नारे लग रहे थे कि जो अंकिता के साथ हुआ वो शाहरुख की छोटी बहन के साथ होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जो आपने स्टेटमेंट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और दर्शकों को भी ये समझना पड़ेगा कि जब कोई इस तरह की घटना आती है और मीडिया माहौल बनाता है, वहाँ पर आसपास के राजनीतिक लोग माहौल बनाते हैं, तो जो पीड़ित होता है और जो आरोपी होता है उसके घर परिवार वालों को भी खतरा हो जाता है। बिल्कुल। और इसी वजह से शाहरुख के जो भाई हैं मोहम्मद सलमान, उन्होंने अपनी माँ, अम्मी और अपनी बहन, छोटी बहन को दुमका से हटा लिया है। क्योंकि सरफिरे लोग जब नारे लगाने लगे तो शाहरुख से भी बड़े आरोपी गिने जाएंगे मेरी नज़र में। क्योंकि फिर तो आप वही बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप वही बात कर रहे हैं कि जो एक जाहिल गंवार, अनपढ़ क्रिमिनल करता है। अगर मैं 2 मिनट के लिए इस चर्चा में ये कह भी दूं क्या शाहरुख ने बहुत गलत किया, अभी मुझे नहीं पता, कोर्ट का निर्णय बाकी है, शायद ना भी किया हो, लेकिन अगर उसने गलत किया तो फिर आपने उसकी छोटी नाबालिग बहन के बारे में वही बात करके आप लोगों ने क्या किया? क्या आप लोग भी शाहरुख की तरह इस समय दुमका जेल में पेश ना कर दिए जाने चाहिए? हमारा आखिरी सवाल है और यहाँ से इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो लीगल प्रोसेस है वो कब तक शुरू हो जाएगा और कब तक जो है आप कोर्ट में शाहरुख के पक्ष से जो है चुनाव, वो शाहरुख के पक्ष से आप लीगल लड़ाई लड़ते हुए देखे जाएंगे? देखिए, हमारी तरफ से शाहरुख और नईम छोटू की दोनों के लिए न्यायिक प्रक्रिया हमारी तरफ से शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर जो विभिन्न कागजात तैयारियां करनी होती हैं, परमिशंस होती हैं और कोर्ट में जमा कराने की जो पोजीशंस होती हैं कागजातों की, वो हमने शुरू कर दी हैं। और ये उनके परिवारों से बातचीत, सलाह मशवरा करने के पश्चात ही शुरू की है। जहाँ तक बात है न्यायिक प्रक्रिया की, वो तो पहले ही शुरू हो चुकी है। अंकिता की मृत्यु के फ़ौरन बाद, उससे पहले जो कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद, उनकी मृत्यु के फ़ौरन बाद दोनों लोगों को जेल हवाले बंद कर दिया गया है और कोर्ट में मामला है। तो जहाँ तक बात है कि नईम, छोटू और शाहरुख की तरफ से जो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेना है, उसकी शुरुआत हम इसीलिए यहाँ पे दुमका में हैं कि हमने वो शुरुआत कर दी है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम अपडेट करते जाएंगे। तो साथियों, ये थे निशांत वर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि शाहरुख का मामला और अंकिता का मामला में क्या पेच था और क्या कानूनी लड़ाई आगे होने वाली है, उससे जुड़ी हमने बातें की है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।